Page number 261, question number 60. In India, power of judicial review is enjoyed by. In India, power of judicial review is enjoyed by Supreme Court as well as High Court. Supreme Court और High Court दोनों ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। याद रखना, लोअर कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह जुडिशियल रिव्यू नहीं करती हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई लॉ बनाई गई है, उस लॉ को चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कर सकती हैं, दोनों के पास पावर होती है। और जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, वो हमने कहाँ से लिया है, वो यूएसए से डेवलप हुआ था और हमने बोरो किया था। 61 का पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास में पावर नहीं होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाए तो उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे सेंट्रल लॉ बनाए चाहे स्टेट लॉ बनाए, दोनों ही लॉ का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरा वाला कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिव्यू नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों गलत है। 62 वाला क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रीवेलेंट इन, कहाँ कहाँ पे ये लागू है, तो बोथ इन इंडिया एंड यूएसए। 63 जुडिशियल रिव्यू के लिए ये जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है इंडिया में लिमिटेड है। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग। देखो, इंडियन कॉन्सेप्ट के अंदर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मोस्टली बहुत चीज़ों का हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का नहीं हो सकता। जैसे पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर की चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप। प्रेसिडेंट की क्या इच्छा है, एडवाइस क्या दे रहे हैं मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को, आप उनका रिव्यू नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। 90% चीज़ें रिव्यू कर सकती है, 10% नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या लिखा है, द स्कोप ऑफ जुडिशरी इज़, या जुडिशरी या फिर जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कुछ भी रिव्यू नहीं कर सकती कि जो मन में आएगा वो चेक कर लेगी जुडिशरी, ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए लिमिटेड है। हाँ, करेक्ट है। रीज़न बता रहा है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। मतलब रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वैसे स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत जगह से बोरो किया है, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएस से, इन सब से बोरो किया है। हाँ, ये करेक्ट है। द आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट बी या फिर रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए या असर्शन। 64 कह रहा है जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके लॉ को पास किया गया है या नहीं पास किया गया। 65 जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जो वो जुडिशरी है वो खुद डिसाइड कर लेती है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी फॉलो हो रहा है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो हो रहा है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। 64 में हमने ऑप्शन ई इसलिए सेलेक्ट किया था, ऑप्शन ई इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ नन ऑफ द अबव कह रहा है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो ऑलरेडी हम फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़े दिन बाद हमारी जुडिशरी ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करने लगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब जो लॉ जो बनी है वो ठीक भी है या नहीं है, प्रोसीजर कैसा फॉलो हुआ है वो हम देख रहे हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, लेकिन क्या सच में वो लॉजिकल है, क्या बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, इस चीज़ से विचार कर रहे हैं हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। तो जहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव आए या फिर बोथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड बोथ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आए तो तुम उसको टिक कर देना। 66 कह रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसको हम या फिर हम नहीं, हमारी जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। कब? जब कह सकती है जब ऑप्शन बी में कह रहा है कि अगर वो राइट टू इक्वालिटी हटा देगा। अगर कोई ऐसा संवैधानिक संशोधन आया, कोई ऐसा अमेंडमेंट आया जो कि फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल 14 को ही डिलीट कर दे, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी ने क्या बोला है, बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। तो इक्वालिटी होगी नहीं देश के अंदर, तो इक्वालिटी तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे संविधान में।
इक्वलिटी तो होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर इसको डिलीट कर दिया जाएगा दैट मीन्स हम संविधान से खेल रहे हैं, हम उसकी बेसिक भावना से खेल रहे हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। 67 कह रहा है फेडरल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, फाइनल इंटरप्रिटेटर है, सिविल कोर्ट है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो सिविल कोर्ट भी सिविल वाले मैटर्स भी देखती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट भी करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट भी करती है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है 68 वाला, हु हैज़ द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी अथॉरिटी सबसे फाइनल है? सुप्रीम कोर्ट की फाइनल है। 69 सेम क्वेश्चन, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। 70 सेम, 71 भी सेम, 72 भी सेम, 73 भी लगभग ऐसा ही है। असर्शन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो चेक कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं सेंट्रल लॉज के नहीं, और एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। हाई कोर्ट भी चेक कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट भी कर सकती है लॉज का, तो ये गलत है। रीज़न का स्टेटमेंट सही है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है कौन? भारतीय सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। सेंटर स्टेट के नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट दोनों कर सकते हैं, हाँ हाई कोर्ट भी करवा सकती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी। ठीक है। 75 इनमें से कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो कि कहता है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का बचाव करेगी? आर्टिकल 32, यू ऑलरेडी नो। अब सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को अगर बढ़ाना है तो वो कौन बढ़ा सकता है? तो वो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। पार्लियामेंट लॉ लेके आएगा या फिर संविधान को अमेंड कर देगा और पावर्स बढ़ा देगा सुप्रीम कोर्ट की। 77 सेम क्वेश्चन है। 78 कह रहा है इनमें से कौन एडवाइस वाली ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट की ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्रेसिडेंट मांग सकते हैं। 79 कह रहा है इनमें से कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिडिक्शन ले सकते हैं? तो आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1, 143 का 1। ठीक है। 80 वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, याद हो जाएगा। देखो आर्टिकल 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस मांग सकते हैं कौन? प्रेसिडेंट। किस पे? या तो उन्हें कोई लॉ का मामला डिस्प्यूटेड लग रहा है उस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है उस पे, और इसके अंदर कुछ क्लॉज हैं। क्लॉज ऐसे हैं कि मान के चलो आज़ादी से पहले का कोई इशू है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, संवैधानिक मामला है या फिर आज़ादी से पहले का कोई इशू है, उस पर अगर वो प्रेसिडेंट अपनी राय मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती। आज़ादी के बाद का कोई मामला है, कोई नॉर्मल लॉ है, उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं या कोई डिस्प्यूट है आज़ादी के बाद का, तो सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है कि नहीं हम एडवाइस नहीं दे रहे। अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि वो उस एडवाइस पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो बस यही बता रहा है क्वेश्चन नंबर 80। 81 कह रहा है एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है कि वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को ऑन इशू ऑफ लॉ और विच इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। 82 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, कब देती है? जब वो मांगते हैं उनसे। 83 वाला भी सेम है। 84 वाला भी यही बता रहा है कि बताइए कौन सा आर्टिकल है जिसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांगा जाता है। 85 वाला एक ओथ का जिक्र कर रहा है कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ माई ऑफिस एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इम्पॉर्टेंट वाला सेंटेंस है। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ यानी मैं संविधान की रक्षा करूंगा और लॉ का कहना मानूंगा, ये कौन कह रहा है? तो ये वाली ओथ किसकी है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, याद रख लेना, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है इसमें। बाकी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी हर किसी की ओथ में आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखूँगा, अपहोल्ड करूँगा, उसको टॉप पे रखूँगा, ये वाली बात कहना है CGI का या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का। 86 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके पास राइट होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती है कोई भी केस इंडिया में। ट्रांसफरिंग ऑफ केस, सॉरी थोड़ा फंबल गया। ट्रांसफरिंग ऑफ केस का क्या मतलब होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ केस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था या फिर लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उस कोर्ट से वो केस ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया कि ठीक है छोड़ो, तुमसे काम नहीं हो रहा, हम देखते हैं इसे, जैसे बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ केस। तो ये कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, याद रखना। उसके बाद में 87 वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ केसेस याद करने हैं हमको कि कौन सा केस किस बारे में था। AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। AK गोपालन केस था प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में था। प्रिवेंटिव डिटेंशन कि कुछ करा नहीं है फिर भी डिटेन कर लिया पुलिस ने, क्योंकि उनको परसेप्शन है कि कुछ गलत हो सकता था, इसलिए आपको कुछ करने से ही रोकने के लिए उन्होंने आपको ऑलरेडी डिटेन कर रखा है। ठीक है, फिर AK गोपालन याद रखना है। उसके बाद में चंपकम दोराई राजन वाला याद रखना है। चंपकम दोराई राजन किसके लिए था कि एडमिशन हो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो सबको इक्वल या इक्वलिटी का मौका मिले या फिर इक्वल मौका मिले। उसके बाद में 89 पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था इंदिरा सानी जजमेंट, जिसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इंदिरा सानी केस किस बारे में था? OBCs के बारे में था। OBCs की क्रीमी लेयर, ठीक है, ये OBC रिजर्वेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था बहुत छोटे कार्यकाल के लिए, सबसे छोटे कार्यकाल के लिए। तो ऑप्शन डी है कमल नारायण सिंह, 20-25 दिन के लिए बने थे वैसे CGI। उसके बाद में अगर हम देखें कि कौन सा टॉपिक आना चाहिए तो 100 वाला क्वेश्चन आना चाहिए, जो कि पूछ रहा है कौन चीफ जस्टिस था भारत में जिन्होंने PIL को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन जुडिशल सिस्टम में। PIL क्या होती है? PIL बेसिकली होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी मैंने तुमको बताया था PIL का मतलब ये है कि मान के चलो कूड़ा हो रहा है, गंदगी हो रही है किसी और जगह, मैं वहाँ रहता भी नहीं हूँ और वहाँ पे कुछ गरीब लोग रहते हैं, तो मैं गरीब लोगों के बिहाफ पे एक रिक्वेस्ट डालूँ या फिर शिकायत करूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर, तो उसे PIL बोला जाएगा। मतलब मेरा कोई खुद का नुकसान नहीं हो रहा उस केस में, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, दूसरों के लिए कुछ सोचना चाह रहा हूँ, पब्लिक के लिए सोचना चाह रहा हूँ मेजरली, उसे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अराउंड 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1970s में एक इम्पॉर्टेंट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, और किसने करवाया था? PN भगवती, उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे इंडिया के, तो चीफ जस्टिस थे PN भगवती। तो PN भगवती की वजह से PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था। 101 वाला कि PIL वॉज इंट्रोड्यूस बाई, PIL किसने इंट्रोड्यूस करी थी? ये जुडिशियल इनिशिएटिव था, ऑप्शन C। 102 वाला कह रहा है कि जज थे कोई VR कृष्णा अय्यर, वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, नहीं। फिर कह रहा है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर इज कंसिडर वन ऑफ द प्रोजेनेटर्स ऑफ द PIL सिस्टम। देखो PIL सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो चीफ जस्टिस थे PN भगवती, और ये जो अय्यर जी थे यानी कृष्णा अय्यर थे, ये नॉर्मल जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो चीफ जस्टिस थे PN भगवती और ये नॉर्मल जज थे अय्यर जी। इन्होंने दोनों ने मिलकर PIL को बहुत ज़्यादा फोकस किया और प्रमोट किया। 103 वाला PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। 104 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ हम फाइल कर सकते हैं? तो हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, ऑप्शन डी। 105 वाला क्या कह रहा है? 105 वाला कह रहा है असर्शन,
द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ये होता है कि जो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको कोर्ट जाने का मौका मिल जाता है। रीज़न क्या है कि जो समाज के बारे में सोचते हैं वो उनके लिए न्याय मांग सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। 106 वाला क्वेश्चन कि जो कॉन्सेप्ट था PIL का वो किस देश में आया था सबसे पहले आया था US में, फिर हमने ले लिया। 107 वाला क्वेश्चन, PIL कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? USA में हुआ था। जुडिशियल एक्टिविज्म किससे रिलेटेड है? PIL से रिलेटेड है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है जुडिशरी भी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव मतलब आगे से आगे बढ़ के लोगों का साथ देती है। तो किससे देती है? PIL से देती है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे 111। मैंने तुमको विशाखा केस के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो विशाखा केस था वो किसके बारे में था कि जो प्रिवेंशन हो सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। उसके बाद में 113 वाला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI को एक पिंजड़े का तोता बोला था। और कौन से केस में बोला था? कोयला घोटाले केस में, कोल गेट स्कैम में, कोयला घोटाले में। 114 में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो होमोसेक्सुअलिटी थी, मतलब जो गे लेस्बियन वगैरह होते हैं, उनके बारे में जजमेंट दिया था, वो किस सेक्शन को रिपील किया था? IPC के 377 इसको रिपील किया था। फिर कह रहा है कि कौन से लॉ के अंदर ये कहा गया है या फिर किस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी काम होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। तो आर्टिकल 348। 343 में यूनियन ऑफ इंडिया की लैंग्वेज बताई गई है। 345 में स्टेट्स की लैंग्वेज बताई गई है। और 350 कैपिटल A में माइनॉरिटी 350 कैपिटल B में माइनॉरिटीज़ के लिए ऑफिसर बनाया गया है। 350 कैपिटल A में बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन उनके मदर टंग में देने का प्रयास करना चाहिए। तो 348 में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश में होंगी। 348 में, 348 में। तो यहाँ तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो गया। अभी हम हाई कोर्ट देख लेंगे।